बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। क्लास दहम की उर्दू से हमारा आज का सबक है मोहसिन महल्ला। ये एक अफसाना है जिसके मुसन्निफ़ हैं इशफ़ाक़ अहमद। इशफ़ाक़ अहमद मुआशरे के मसाइल और दुख दर्द की नुमाइंदगी करते हैं। मोहसिन महल्ला भी एक ऐसा ही अफसाना है जिसमें इशफ़ाक़ अहमद ने अपने इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस गरीब ज़रूरतमंद लोगों की फ़िक्र करने और उनका ख्याल रखने का दर्स दिया है। बाज़ औक़ात मुआशरे में ऐसे लोग जी रहे होते हैं, उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होती है। इस अफसाने का मरकज़ी किरदार मास्टर इलियास हैं। मास्टर इलियास का किसी को नहीं पता वो कब से इस महल्ले में रह रहे हैं और कब से उन्होंने ये कोठरी किराए पर ली हुई है। अलबत्ता ये सब जानते हैं कि मास्टर इलियास मुहाजिर हैं और वो अम्बाला से हिजरत करके यहाँ आए थे, क्योंकि वो अम्बालवी ज़ुबान में गुफ्तगू करते हैं। मास्टर इलियास के पास महल्ले के लड़के गिनती सीखने, पहाड़े याद करने और तख्ती लिखने आ जाया करते थे। मास्टर इलियास ने एक असील मुर्गा भी रखा हुआ था जिसके पाँव में उन्होंने पीतल का छल्ला डाल के रस्सी से बांधा हुआ, और 2 बटेर भी थे लड़ा के जिन्हें उसने पिंजरे में बंद किया हुआ था। गोया मास्टर इलियास परिंदों और बच्चों से मोहब्बत करते थे। मास्टर इलियास बड़े सीधे साधे आदमी थे और ज़माने के साथ चलने का ढंग नहीं जानते थे। ना झूठ बोलते थे और ना ही किसी को वो धोखा देते, और उनको देखकर लोगों के दिल में कोई हमदर्दी का जज्बा भी पैदा नहीं होता था और उनकी बातों पर कोई यकीन भी नहीं करता। वो अपनी गुफ्तगू में ग्रामर और इल्म बयान की भी काफ़ी गलतियां कर जाया करते थे। मसलन मुज़क्कर को मुअन्नस और मुअन्नस को मुज़क्कर वगैरह बोल लेते थे। बच्चों को पढ़ाने के अलावा मास्टर जी और क्या काम करते थे इसका किसी को नहीं पता था। कुछ लोग कहते थे कि मास्टर जी सब्ज़ी मंडी में मुंशीगिरा करते हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वो रंग रोगन की दिहाड़ी लगाते हैं। बाज़ लोग कहते थे कि दूसरे महल्ले में फेरी का काम करते हैं। अलबत्ता ये है कि मास्टर जी एक मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे थे। सर्दियों की एक रात मालिक के मकान ने मास्टर इलियास को बहुत डांटा और उसने कहा कि 3 दिन के अंदर पिछले 3 माह का किराया अदा करो, नहीं तो मैं तुम्हारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। मास्टर जी बहुत परेशान हुए क्योंकि उनके पास 180 रुपये नहीं थे, सिर्फ 50 रुपये थे। पहले तो मालिक के मकान उनसे 25, 30, 40, 50 थोड़े थोड़े करके ले लेते थे, लेकिन इस बार मालिक के मकान ने साफ इनकार कर दिया। मास्टर जी ने उसे जो 50 रुपया दिया, उसने वो 50 रुपया मुर्गे के सामने फेंक दिया। मास्टर जी ने वो 50 रुपये उठाकर अपनी वास्कट की जेब में डाल दिया। मास्टर जी बेहद गमज़दा हुए और उनकी गिक्की बंद गई, यानी बोल नहीं सकते थे, अल्फाज दुरुस्त नहीं निकल रहे थे ज़ुबान से। हस्बे वादा 3 दिन के बाद मालिक के मकान ने मास्टर जी के सामान को घर से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। उसने मास्टर जी की चारपाई को ट्रांसफर वाले 2 खंभों के पीछे लगा दिया और सारा सामान उठाकर चारपाई के इर्द गिर्द दाएं बाएं फेंक दिया। मास्टर जी ने बड़ी मुश्किल से पहली रात ट्रांसफार्मर के नीचे काटी। मालिक के मकान ने कोठड़ी को चैना ताला लगाया और स्कूटर पर बैठ के चला गया। अगले दिन मास्टर साहब शेख करीम नवाज की हवेली में पहुंचा और उनसे 200 रुपये उधार तलब किए। शेख करीम नवाज ने उसे मास्टर साहब को तनख्वाह दिया। इसके बाद मास्टर जी इस्माइल बजाज की दुकान पर गया और उनसे 150 मांगा। पहले 200 मांगा था, आप 50 कम कर दिए। इस्माइल बजाज ने भी मास्टर जी को कर्ज देने से इनकार कर दिया और कि ये शरीफ बंदा है, इसे कौन कर्ज दे, ये कैसे वापस करेगा, और शदीद महंगाई का शिकवा किया। मास्टर जी ने महल्ले का कोई भी शख्स, नाई, हलवाई, कसाई, डॉक्टर, वकील ना छोड़ा। हर एक के पास गया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद ना की। कोई भी उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं। इशफाक अहमद लिखते हैं इस अफसाने के अंदर कि ट्रांसफार्मर के नीचे सोते हुए मास्टर साहब को 8 दिन हो गए थे, खुले आसमान के नीचे। अब वो सख्त बीमार भी हो गया था। चुनाचे मास्टर जी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया और उसे अपनी नब्ज दिखाई। डॉक्टर ने बताया कि उसे निमोनिया है, सांस की तकलीफ है। वो उसे दवाई की पुड़ी तो दे देता है, लेकिन वो किसी और अच्छे डॉक्टर को भी चेक करवाए। मास्टर जी बाहर निकला और जबार हलवाई की दुकान पे चला गया। वहाँ उसने गर्म दूध पीकर जबार हलवाई को अपनी नब्ज दिखाई और बताया कि ये मेरी हालत देख लो, और फिर गिड़गिड़ाकर उससे रिक्वेस्ट की कि वो उसे 200 रुपये बतौर कर्ज दे दे। लेकिन जब्बार हलवाई ने भी हंसकर उसे टाल दिया। यहाँ इशफाक अहमद लिखते हैं कि जब्बार हलवाई जो कि उमूमन बहुत कम हंसते थे, लेकिन आज उन्होंने हंसकर मास्टर जी को टाल दिया।
اس نے سوچا کہ کون اس الو کو 200 روپے ادھار دے۔ اب مسلسل 3 دن ماسٹر الیاس شدید تکلیف کی حالت میں رضائی کو اپنے اوپر ڈال کر اگلو کی طرح چارپائی پہ بیٹھا رہا۔ اگلو جو جیسے پہاڑوں کے اندر مکان ہوتے ہیں اس طرح وہ بیٹھا رہا۔ روزانہ گلی سے لوگ گزرتے اور سلام کرتے اور کہتے ماسٹر جی دھوپ سینک رہے ہیں، سردی لگی ہوئی ہے۔ ماسٹر صاحب کے گلے سے آواز تو نہ نکلتی، اندر سے آواز نکال کر کہتے ہاں ہاں سردی لگ رہی ہے۔ ان جملوں میں ایک المیہ بھی ہے کہ ایک بندہ مرنے جا رہا ہے، اسے 200 روپیہ کوئی نہیں دے رہا ہے۔ یہاں تک کہ چوتھے روز فجر کی اذانوں کے وقت ماسٹر جی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب محلے والوں کو ماسٹر جی کے انتقال کا پتہ چلتا ہے تو انہیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ ہر شخص ناشتہ کرنے کے بعد باہر دھوپ میں جا کھڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ شیخ کریم نواز بھی وہاں اپنی حویلی سے نکل کر ٹرانسفارمر کے نیچے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ انہوں نے 200 روپیہ سعید کو دیا کہ ماسٹر جی کی قبر کے لیے انتظامات کیا جائے، اور 300 روپے لٹھے کافور اور پھولوں کے لیے جلال کو دیا۔ گویا شیخ کریم نواز نے اب 500 روپیہ دیا۔ اسی طرح جبار حلوائی نے بھی دودھ کا پتیلا گرم کر کے باہر صف پہ آ کے رکھ دیا۔ 2-3 اخبار بھی لوگوں نے خرید کے وہاں پہ رکھ دیے۔ اب یہاں ماسٹر جی کی رسم کل کے لیے پیسے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے 811 روپے جمع کر لیے۔ اب لوگ پیسے لٹا رہے ہیں رسم کل کے لیے۔ ماسٹر الیاس کو تو 180 روپے چاہیے تھے، 50 تو اس کے پاس پہلے تھے۔ المیہ یہ ہے کہ اسے کوئی 180 روپے دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اشفاق احمد نے اس افسانے میں ہماری اس بات کی طرف توجہ دلوائی ہے۔ معاشرہ ایسے المیوں سے بھرا پڑا ہے، ہمیں اپنے ارد گرد مجبور لاچار لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جن کے پاس کھانے یا دیگر ضروریات زندگی کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری عدم توجہ کی وجہ سے کوئی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔